1987 में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद खेती शुरू की। पूरा जिस तरह से पिताजी खेती करते थे, कन्वेंशनल फार्मिंग से ही उसकी शुरुआत हुई। 2 साल तक में ये बात स्पष्ट होने लगी कि हम जो तरीका खेती का अपनाए हैं उस तरीके से तो हम समृद्ध कभी नहीं हो सकते हैं। हमारी आमदनी का अधिकांश हिस्सा बीजों, केमिकल खाद, दवाइयों और तमाम प्रकार के जो बाज़ार से आने वाली वस्तुएं थे उसी में वापस चला जाता है। घर चलाने भर के लिए पैसा नहीं बचता और यह एक ऐसा विशियस सर्किल है। हम जितना जितना उत्पादन बढ़ाने के लिए जितनी खाद की मात्रा बढ़ाते हैं, जितनी बीज की बदलते जाते हैं, महंगे बीज डालते हैं, उतना उतना और दरिद्र होते चले जाते हैं। 1989 में ये हुआ कि अब इसका कोई विकल्प तैयार करना पड़ेगा या तो फिर खेती छोड़नी पड़ेगी। तो 89 से बहुत सारे विकल्पों को आजमाया और आजमाते आजमाते 1992 में श्री ए नागराज जी से भेंट हुई। 1900 वो सह अस्तित्ववाद के प्रणेता हैं और मध्यस्थ दर्शन नाम के एक दर्शन के उद्गाता हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद देखने के तरीके में, खेती को भी देखने के तरीके में अंतर आया और खेती के किन किन तरीकों को कैसे कैसे बदलना है एक छोटा सा व्यू आने शुरू हो गए। उस आधार पर खेती करते करते 2006 तक मैं अपने आप को समृद्ध महसूस करने लगा। हमारी खेती को देखने के लिए देश विदेश से लोग उमड़ घुमड़ के आने लगे और मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता था। मुझे कोई यह नहीं पता चलता, समझ में आता था कि हमने कोई विशेष काम किया है। हम तो अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए ये कर रहे थे। दो 2006 के बाद जब देश के बाहर से लोग आना शुरू हुए तो मैंने उन्हीं से पूछना शुरू किया कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या यहाँ पर देखने पर मिला। तो वो कुछ चीज़ें बताते थे जो 2010 तक आते आते एक निश्चित प्रारूप लेने लगा कि इनको संतुलन अच्छा लगता है। जल का संतुलन, वायु का संतुलन, जितनी खाद लगती है उतनी खाद अब खेत में ही है, जितनी मात्रा में पानी लगता है उस मात्रा का तालाब है हमारे पास, जितनी मात्रा में बीज लगते हैं वो हमारे पास बीज है और जितनी चीज़ें हमारे यहाँ पैदा होती हैं उन सब को लगभग हम प्रोसेस कर लेते हैं और बाज़ार के बजाय हमारे यहाँ लोग उसको लेने भी आते हैं। ये चीज़ उनको अच्छा लगा और देश के उस समय के बहुत नामी गिरामी लोग, जिनमें डॉक्टर वंदना शिवा हैं, निर्मला देशपांडे जी हैं, ऐसे भी लोग आने लगे। उसी समय 2010 में एक और घटना हुई। दिसंबर में कलबुर्गी कंपू में एक किसानों का बड़ा सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, जिसमें लाखों किसान थे, आदरणीय के गोविंदाचार्य जी और बसवराज पाटिल जी द्वारा उस संयोजन को किया गया था, जिसका नाम दिया गया था भारत विकास संगम। तो कृषि का जो सेक्टर था उसमें पुरस्कृत होने वाले लोगों में से आदरणीय अनुपम मिश्रा जी थे, देवेंद्र शर्मा जी थे, मैं भी था, कलाम साहब भी पहुंचे थे। कलाम साहब ने बहुत अच्छे ओरेटर थे, सबको पता है, तो बहुत अच्छा स्पीच दिया उन्होंने 40-42 मिनट का। 40-42 मिनट की स्पीच के बाद वो कुछ बच्चों को कहते थे कि जो चाहिए वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसमें से एक बच्ची खड़ी हुई और उसने पूछा
कि तुम देश भर के बच्चों को इंजीनियर बनने के लिए डॉक्टर, टीचर, ब्यूरोक्रेट, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन आदि आदि बनने के लिए प्रोत्साहित करते हो, तुम किसी को किसान बनने के लिए नहीं कहते हो। तो इस देश के किसानों के भविष्य, इस देश के भविष्य और किसानों के लिए, किसानी के भविष्य के लिए क्या होगा। कलाम साहब के पास कोई सीधा साधा उत्तर नहीं था। वो तरह तरह की नीतिगत दोष है, ऐसा है, वैसा है, सब करने लगे। मैं भी उनमें से था जो इस बात से मैं रात भर सो नहीं पाया और मेरे मन में यह बात बैठ गई कि जब इस देश के सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले व्यक्ति के पास इस बात का उत्तर नहीं है कि इस देश के किसानों का क्या भविष्य है और किसानी का भविष्य क्या है, तो हम खोज क्या रहे हैं, फिर किसानी कर क्यों रहे हैं। इधर खेती करने से हमारे पास 2006 के बाद खूब समृद्धि थी, कोई कर्जा नहीं, लेकिन एक चीज़ की कोई कमी सालती थी, वो ये थी कि सम्मान नहीं था। किसी अधिकारी के पास जाते हैं, कहीं मंचों, कहीं इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पर यदि कोई व्यापारी का बेटा है, व्यवसायी का बेटा है या किसी अधिकारी कर्मचारी का बेटा है, उससे लोग अलग तरह से मिलते हैं और हम किसानों के बेटों से ऐसे मिलते हैं जैसे ये कुछ नहीं है। तो किसानी कुछ नहीं के रूप में पेश की जाती है, ये मुझे अंदर से सालता था। इधर यह घटना हो गई। इसके बाद अंदर संकल्प हुआ कि हमको ही कुछ करना पड़ेगा किसानों के गौरव को बढ़ाने के लिए और इस देश में किसानी के महत्व को स्थापित करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आदरणीय श्रद्धेय श्री ए नागराज जी से इस संबंध में बहुत बार चर्चाएं होती रही थीं। तो ये तय हुआ कि एक किसानी के गौरव को बढ़ाने के लिए एक म्यूजियम बनाया जाए और दूसरा जो सबसे स्तंभन, क्या कहते हैं इसको, स्तब्ध करने वाली बात थी कि अभी हम पूरी दुनिया में इतिहास किसका पढ़ाते हैं। मेरा पहली बार ध्यान गया तो हम उन्हीं आतताइयों का इतिहास पढ़ाते हैं जिन्होंने हमको लूटा है, मानवता को लूटा है, प्रकृति को लूटा है। और इतिहास का स्रोत क्या है, उन्हीं के अपने लेखकों के द्वारा लिखे गए इतिहास को हम इतिहास मानकर बच्चों को पढ़ाते हैं और साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाते चले जा रहे हैं। हिटलर ने ये किया तो बाबर ने ये किया तो हुमायूं ने ये किया तो राणा प्रताप ने ये किया तो उसने वो किया। अपने उस देश भावना को बच्चों के मन में डालते चले जा रहे हैं लगातार। तो ये कैसे बच्चे पैदा होंगे, यह वैश्विक बच्चे कैसे होंगे, इनका मन ही एक नहीं हो पाएगा। यह बात पहली बार मुझे ध्यान में गई और ये समझ में आया कि उत्पादकों का इतिहास कौन लिखेगा, किसानों का इतिहास कौन लिखेगा। तो बाबा जी की मदद से एक इतिहास का लिखने की कोशिश की गई। उसकी बहुत सारे थीम बने, उसके स्टेप्स बने और उसके लिए 3 विश्वविद्यालयों से बच्चों को आमंत्रित किया गया, उनको थीम बांटी गई। क्यों? इसलिए कि किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पिक्टोरियल इतिहास बताना पड़ेगा। तो किताब लिखने से के साथ में एक पिक्टोरियल इतिहास भी रखा जाए, ये तय हुआ बाबा जी से। तो इनवाइट किया गया और उनको थीम बांटी गई बच्चों में। जो सबसे बेस्ट थीम को उभारने वाले चित्र थे, उन चित्रों का सिलेक्शन किया गया और वो चित्र आपके सामने लगे हुए हैं। इसमें मानवता के इतिहास, माने किसानी का इतिहास है मूलतः, या उत्पादकों का इतिहास है, उसको क्रमबद्ध रूप से इसमें सजाया गया है। तो उसी तरह है जैसे सब जगह का इतिहास है कि इवोल्यूशन थ्योरी, धरती एक खंड उसका ये बना कि धरती कैसे आग का गोला थी, धीरे 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 पानी बरसते बरसते वो ठंडी हुई, कैसे उसमें जलीय जंतु पैदा हुए, फिर कैसे कैसे हरी चीज़ें पैदा हुई जिसको ग्रीनरी कहते हैं,
फिर पशु पक्षियों आए और सबसे बाद में मानव आया। और मानव के आते ही एक विशेषता आई कि यह सब कुछ जानना चाहता है और जानकर जीना चाहता है और जीकर तृप्त होना चाहता है। तो माने जानना चाहता है, ये उसका इनबिल्ट डिजाइन है। कोई भी चीज़, कोई भी मानव इस धरती का ऐसा नहीं है जो कुछ भी शेष रह जाना चाहता हो जानने से। सब कुछ जानना चाहता हो, और जानना इसलिए जानना चाहता है कि उसको जीकर देखना चाहता है, और जब तक जीना बदलता रहता है जब तक पूरा तृप्त ना हो जाए। तो ये उसकी पूरी यात्रा है। और जैसे ही मानव आया उसको मिला बियावान जंगल, जंगल युग, भारी भारी पेड़, अनंत प्रकार के फल फूल पेड़, अनंत प्रकार के पशु पक्षी, और लाखों वर्ष लगा उन पशु पक्षियों से, उन पेड़ पौधों से रिश्ता बनाते बनाते कौन सा फल खाने योग्य है, कौन सी पत्ती खाने योग्य है, इस पेड़ के साथ कैसा व्यवहार करूं, उस पेड़ के साथ कैसे व्यवहार करूं, इसमें उसका पूरा का पूरा 15 लाख साल लगा। 15 लाख साल बाद आग उसके वो पहले कच्चा मांस खाता रहा, कपड़े लत्ते थे नहीं, वल्कल लपेटता रहा, चमड़े के चमड़ा लपेट के गुफाओं में, कंदराओं में घुस के अपना जीवन व्यतीत करता रहा। और किन पशुओं के साथ रह सकता है, किन पशुओं के साथ नहीं रह सकता है, एक तरह से मानव जाति की बाल्यावस्था थी वो। 15 लाख साल बाद न्यूलिथिक एरा में उसको आग पकड़ में आई। आग को खोजा उसने, और जैसे ही आग पकड़ में आई, आग तो पहले से भी थी, उसको जलाना और बुझाने का नियंत्रण प्राप्त कर लिया उसने। वो भले ही उसका एक क्रम है, इतिहासकार उसको बताते हैं कि धोखे से उसने खाया होगा, आग में जल गया होगा, फिर इसके बाद वो जानबूझकर वो क्रम हुआ ही रहा होगा। लेकिन जैसे ही आग आया तो एक क्रांतिकारी, पहली मानव जाति की उपलब्धि थी आग को जलाना और बुझाना। अब इस जगह स्टोरी थोड़ी सा ठहरती है। हम सब जितने मनुष्य हैं, हर शरीर यात्रा में इतनी यात्रा फिर से करते हैं। जैसे ही पैदा होते हैं, हमारे लिए ये जंगल युग की ही तरह होता है। हर चीज़ को मुंह में लगा के लड़का करता है ना, बच्चा क्या करता है, जो भी पा जाएगा मुंह में लगाएगा। वो 15 साल तक, 16 साल तक लगातार हर चीज़ को चख के, देख के, तोड़ के उसको देखना चाहता है, उससे परिचय प्राप्त करता है। और जैसे ही उसके पूरा शरीर जागृत माने विकसित हो जाता है, वैसे ही एक ऊर्जा का विस्फोट जैसा होता है। उसके सारे आर्गन्स जब अलाइव हो जाते हैं, सेक्स आर्गन्स भी जैसे ही उसके पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, तो एक नई ऊर्जा, एक नए प्रकार के तेज जैसा उसको महसूस होता है। और आगे की यात्रा उस ऊर्जा के सदुपयोग और दुरुपयोग पर ही निर्भर करती है, आज भी प्रत्येक व्यक्ति की। इसी तरह मानव जाति की यात्रा में आग एक पड़ाव था। तीसरा, इससे और जोड़ के हम देखते हैं, हमारे देश में होली नाम का एक त्यौहार होता है। हमारे इलाके में होली के दिन आज भी आग को ही नया किया जाता है। वो आग के नवीनीकरण का ही त्यौहार है। हर घर में पुरानी आग को प्रतीकात्मक रूप से लेके जाते हैं। गांव वाले एक ही जगह आग जलाई जाती है। आपके यहाँ होता हो या ना होता हो, हमारे यहाँ अभी भी ये परंपरा है। डांड में आग जलाएंगे और गाजे बाजे के साथ पूरा गांव जाएगा। फिर वहाँ पर आग, पुरानी आग को फेंकेंगे, नई आग जो वहाँ जलाई गई है उसको लेके घर में आएंगे। फिर घर में छोटी होली जलाई जाएगी। फिर उस आग को साल भर सुरक्षित रखना है। जिस घर की आग बुझ जाती है उस घर को मानते हैं इस घर की औरतें फूहड़ हैं, अपने घर को संभालना नहीं जानती हैं। उस आग को पूरे साल भर नहीं बुझना चाहिए। तो होली इस रूप में आज भी मनाई जाती है। मेरा वर्जन यह है कि यह तब से मनाई जाती है जब से हिंदुस्तान में आग का आविष्कार हुआ। तो बाकी दुनिया के लोगों ने आग के आविष्कार के बाद पड़ोसियों के घर जलाए, मकान जलाए, देश जलाए, और हमारे पुरखों ने आग को घर घर पहुंचाया होली के माध्यम से।
आज भी बाहर से लोग आते हैं, कैसे आग को जलाते हैं, कैसे आग को बुझाते हैं, आज भी प्रतीकात्मक रूप से वो हमारे पास जिंदा है। और अगर होमो सेपियंस के युवाल नोआ हरारी के लेखन को हम सत्य माने, आधार माने, तो उनका कहना है 60,000 साल पहले आग का आविष्कार हुआ। तो हम कह सकते हैं भारतीय संस्कृति में 60,000 साल पहले से होली मनाई जा रही है। और इसको अगर हम प्रमाण माने तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का प्रमाण है होली। ये 3 चीज़ें हम इतिहास के माध्यम से। फिर इसके बाद मानव जाति जो आग प्राप्त हुई, उस आग से बहुत सारी चीज़ें बदलने लगीं। बार बार भूख खाना पका के खाने लगा तो बार बार भूख लगने लगी, बार बार भूख ज़्यादा जल्दी पचने लगा तो ज़्यादा भूख लगने लगी, तो ज़्यादा खाने की ज़रूरत हुई। तो अभी जो एक बार खाने के बाद 24 घंटे तक काम चल जाता था, कच्चा मांस या कच्चा अनाज जो कुछ भी खाता रहा हो, अब उसको 2 बार खाना है, अब 3 बार खाना है। अब कहाँ से आए? तो धीरे धीरे इस तरफ से उसकी सोचना शुरू किया कि और खाना हम कैसे कर सकते हैं। इधर दूसरा न्योलिथिक एरा तक माने 15 लाख साल के बाद अगले 10 लाख साल में, अगले कुछ सालों में, वर्षों में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाता हूँ। कई इतिहासकारों ने अलग अलग तरह से भी व्यक्त किया है। कोई लोग कहते हैं ये होमो सेपियंस 2 लाख साल से हैं, तभी 60,000 साल से। और कुछ कहते हैं कि होमो सेपियंस के पहले भी मानव की प्रजातियां रही हैं, वो नेंडरथल्स और इस तरह से बहुत सारी प्रजातियां रही हैं, तो वो 15 लाख साल से हैं, उसको अपना देख सकते हैं। तो सारे पशुओं को अपने नियंत्रण में ले लिया न्योलिथिक एरा आते आते। और कौन सा पशु नाक से, कौन सा पशु कान से, कौन सा पशु गर्दन से, कौन सा पाँव से, कौन सा मंत्र से, कौन पशु मऊहर से, कौन रोटी से, किस तरह से कौन नियंत्रित होता है। आप देखें आज की तारीख में एक भी पशु पूरे धरती में नहीं पाया जाता है जो मनुष्य के बस में ना हो। यह हमारे पुरखों ने न्योलिथिक एरा के आते आते कर लिया था। और उसी आग का पहले से आविष्कार हुआ था और धातु आ गई और कलेक्शन भी उसी समय शुरू हुआ। धातु में एलॉय आ गई। एलॉय जो मिश्रण धातुएं हैं जिनको कूट पीट कर या थोड़ा बहुत पका कर हम मिला के बना लेते हैं, वैसी धातुओं का आविष्कार हो गया। और उसकी वजह से हम तस्मई का उल्लेख मिलने लगता है कि हम कुछ पका कर खाने की प्रारंभ कर दिया। माने पशु चूँकि हमारे बस में हो गए, दूध हमारे पास आ गया, चावल हमारे पास आ ही गया था, जौ हमारे पास आ गया, तो इनको उबाल के पकाकर ऐसे खाने की, तो इसके भी उदाहरण वहाँ पर मिलते हैं। धातुओं का भी उदाहरण मिलता है और गैदरिंग उसमें पद्धति में इसका भी उदाहरण मिलता है कि ये खीर आदि ऐसे पकाकर प्रोसेसिंग शुरू हो गया। जैसे ही लौह हाथ में लगा किस माने मानव जाति के, और उसने वह यंत्र बनाने शुरू किए जिनसे खेती की जा सकती थी, क्रांति आ गई। तो दूसरी क्रांति आई लोहा के आविष्कार के बाद। निराई, गुड़ाई, बुआई, फावड़ा आया और पूरी मानव जाति के रहन सहन का तरीका बदल गया। जो अभी घूमा घूमा फिरता था अब उपजाऊ ज़मीनों की तरफ जाने लगा, पशुओं का पालन करने लगा और खेत अपने बाड़े बनाकर अपना जंगल में रहने लगा, परिवार बनना शुरू हो गया। उसका इधर उधर भगना खाने के लिए ख़त्म हो गया। वो एक जगह भी वही चीज़ें उगा सकता था जो इधर उधर वो जाके खोज के लाता था। न्योलिथिक एरा ये धातु युग में प्रवेश करते ही हंसिया, खुरपी, कुदाल, और आप देखें कि पहले वो उन जिन बर्तनों से, मिट्टी के बर्तनों से खाना बनाता था, अब लोहे के बर्तन आ गए, सारा कुछ परिवर्तित होने लगा। और घर मकान की जगह गुफा कंदराओं आदि का आविष्कार हो गया। कुछ कुछ घर मकान के तरीके विकसित होने लगे जहाँ पर अपने अनाजों को सुरक्षित रखने लगा। धीरे धीरे सामूहिक रूप से खेती करने लगा हल के आविष्कार के साथ में। और जैसे ही हल का आविष्कार हुआ तो पूरे समाज
एक साथ ताने बाने में जुड़ गया। तो लोहे में काम करने वाला एक्सपर्ट, चमड़े में काम करने वाला एक्सपर्ट, सब तो जो कोई चमड़े का एक्सपर्ट हो गया, कोई लोहे का एक्सपर्ट हो गया, कोई लकड़ी का एक्सपर्ट हो गया, कोई मिट्टी का एक्सपर्ट हो गया, कुम्हार आदि जो घड़ा बनाते थे। कल्पना करिए अगर घड़े का आविष्कार नहीं होता तो हम कहाँ होते। तो घड़े के आविष्कार के साथ ही हम नदियों और झरनों के किनारों से हम उपजाऊ खेतों की तरफ आ गए, क्योंकि बच्चों को और पशुओं को बार बार प्यास लगती है। अगर हम फावड़े का आविष्कार नहीं हुआ होता, तालाब नहीं बनाते, कुआं नहीं बनाते, तो हम अभी, और घड़े नहीं बनाते तो हम वहीं पर अभी होते। तो इस प्रकार से मानवीय संस्कृति को, मानवता को खाना बदोशी से एक स्थिरता का स्थान देने का काम ग्राम युग ने किया। और धीरे धीरे यदि भारत को इसका पैमाना माने तो सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा के एक ऐसे स्तर को पा लिया जिसको पूरी दुनिया जिसके प्रति आकर्षित हुई। और भारतवर्ष में जो बहुत विधि उत्पादन की कलाएं विकसित हुई, कपड़ा बनाने की प्रक्रियाएं शुरू हुई और खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं शुरू हुई, इसकी व्यापारियों के माध्यम से सूचनाएं उन इलाकों तक भी जाने लगी जहां पर अभी कृषि इस अवस्था में विकसित नहीं हुई थी, पशुओं को मारकर या कुछ तरह से खाते थे। और उन्हीं सूचनाओं का आधार लेकर भारत की ओर आकर्षित हुए। तो बहुत प्रकार के विचारधाराओं का इन्वेजन हुआ। उसमें एक और विचारधारा आई राजा वाली। तो जैसे ही ग्राम हुआ वैसे ही राजयुग आया। और पहला राजा कैसा? एक गांव के गुंडे को गुंडा कहते हैं और 100 गांव के गुंडे को राजा कहते हैं। और राजा एक बड़ा गुंडा है और इस आश्वासन के साथ आया कि वो हमारे जान माल की रक्षा करेगा। और राजाओं ने क्या किया? हमारी ही बहन बेटियों को, कोई राजा ऐसा है जिसके पास एक रानी रही हो राम के अलावा? एक भी धरती में ऐसा राजा नहीं हुआ जो हमारी बहन बेटियों को छीना झपटी और हमारे उत्पादन को छीना झपटी नहीं करता था। तो जब से राजयुग आया, ग्राम युग जो पूरे, अच्छा पहली बार राजयुग आया क्यों? गांव को लूटने के लिए, किसानों को लूटने के लिए। उस समय तो कोई व्यापारी नहीं था, कहाँ से टैक्स पाते? किसानों से ही पाते थे। तो 5 छाती की कीलें आज भी हम ढो रहे हैं जो राजयुगीन है। पहली, पूरी धरती में जिसकी टैक्स जो लूट है, लूट को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की कोशिश। टैक्स माने क्या है? आप उत्पादन करते हैं, हमें दो, हम तुम्हें ये देंगे। तो लूट का नाम टैक्स, और आज तक उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जबकि हमारे गांव में लूट के आधार पर टैक्स की प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। सरप्लस हम देते ही हैं, तो स्वेच्छा से देने के बजाय जबरदस्ती छीनने की प्रक्रिया राजाओं ने शुरू की। हमें कोई सामूहिक काम करना, अभी भी यज्ञ वगैरह करते हैं गांव वाले, तो कैसे करते हैं? तो उसमें कोई ज़बरदस्ती करते हैं क्या? उन्होंने ज़बरदस्ती छीना झपटी शुरू की। तो आज भी उसको हम टैक्स के रूप में, छीना झपटी के रूप में ही देख रहे हैं। ये राजयुगीन व्यवस्था का आज तक प्रमाण है। दूसरी छाती की कील क्या ढो रहे हैं हम? जितना बड़ा राजा उतनी बड़ी सेना। तो सेना कहाँ से आती है? हम किसानों के बेटे ही सेना में हैं। किसी व्यापारी का बेटा सेना में नहीं है, किसी राजा का बेटा सेना में नहीं है, हमारे ही बेटे सेना में हैं। तो इधर हम खेत में भी हैं, उत्पादन भी हम ही कर रहे हैं और लड़ने के लिए अपने बच्चे भी उनको भेज रहे हैं। और सेना क्या मानवता के लिए अच्छी बात है? तो दूसरी छाती की कील जिसका नाम सेना है, आज भी हम ढो रहे हैं। ये राजयुगीन व्यवस्था का कील है। तीसरी, जहां सेनाएं होंगी, आधा परिवार सेना में चला गया, बाकी क्या बचा? पुरुष चले गए, बच्चे चले गए, बच्चियां कहाँ जाएंगी? वेश्यावृत्ति। तो राजयुगीन छाती की कील आज भी हम ढो रहे हैं, वेश्यावृत्ति।
पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ज़्यादा बड़ी सेना वहीं ज़्यादा बड़े रेड लाइट एरिया, और उसमें भी हमारी बहन बेटियाँ। तो राजयुगीन तीसरी छाती की कील जो ये धरती अभी भी हम झेल रहे हैं, वेश्यावृत्ति, इसका कोई अभी सॉल्यूशन नहीं कर पाए हैं हम। न सेना का सॉल्यूशन है, न वेश्यावृत्ति का सॉल्यूशन है, न टैक्स का सॉल्यूशन है। चौथी छाती की कील जो हम राजयुगीन अभी भी झेल रहे हैं पूरी दुनिया में, जहाँ ढेर सारी राजनयिक होंगे, राजा होंगे, उनके सैनिक होंगे, वेश्याएं होंगी, खाना भी खाएंगी, तो उनको खाना पहुंचाने के लिए चारों तरफ से बनियों की दुकानें खुल गईं, तो शहर व्यवस्था, नगर व्यवस्था शुरू हुई। तो चौथी छाती की कील जो अभी मानव जाति, ये शहर मानवीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, यह अमानवीय लोगों के द्वारा बनाए गए आवास हैं। पांचवी छाती की कील अभी हम और ढो रहे हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम। यह वर्टिकल पॉलिटिकल सिस्टम है। राजा का लड़का ही राजा होगा। मैकियावेली के बाद राजा के लड़का या राजा जिसको मनोनीत कर देगा वही राजा होगा, और काम करने वाले सब प्रजा होंगे। और राजा और प्रजा के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या पॉलिटिकल रिलेशन होगा, यह भी पांचवी छाती की कील आज तक ढो रहे हैं। ठीक, तो राजयुग ने क्या दिया मानव जाति को? 5 छाती की कीलें, जिसको अभी निकालना शेष है। इसके पहले अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की परिकल्पना भर बनी रहेगी यदि हम इन 5 मौलिक समस्याओं को समाधान में परिवर्तित नहीं करते हैं। तो फिर मानव जाति और आगे बढ़ती है। इन राजाओं से बगावत ना हो जाए तो फिर धर्म का उदय होता है, जो हमको ये बताता है कि यह गलत नियम के कारण तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है, तुमने पूर्व जन्म में पाप किए होंगे। ताकि राजाओं के खिलाफ बगावत न हो जाए, पूर्व जन्म के पाप की कहानी के साथ स्वर्ग नरक की परिकल्पना, वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना, आश्रमों की परिकल्पना करके ईश्वरवाद आ गया। और ईश्वरवाद के क्या सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांतों पर पूरे ईश्वरवाद पूरी दुनिया के खड़े हैं। एक, इस धरती को, इस पूरी प्रकृति को किसी ईश्वर ने बनाया है। 2, ईश्वर ही इसको चला रहा है। 3, ईश्वर जब चाहेगा खत्म कर देगा। 3 ही सिद्धांत है। यही सिद्धांत इस्लाम का है, यही सिद्धांत क्रिश्चियनों का है, यही सिद्धांत हिंदुओं का है। मौलिक रूप से सारे धार्मिक सिद्धांत पूरी दुनिया के इन्हीं 3 स्तंभों पर खड़े हैं। तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों मचा रहे हैं? अपनी अपनी दुकानें खोले बैठे हैं। दुकान के भीतर एक ही सामान है। तो इन्होंने हमको राजाओं से बगावत न करें, हम राजाओं को सुरक्षित करने के लिए ये आ गए। इसीलिए राजा इनका वित्त पोषण करते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी बाबा से आप आज की तारीख तक राज्य विरोधी बात नहीं सुन सकते हैं। कौन रप हो हमें कहानी, चेरी छोड़ न छुबे रानी, चाहे जैसा राजा हो हमसे क्या मतलब। माने वो मतलब न रखो, तुम लुटते जाओ। ठीक, तो 6वीं छाती की कील ईश्वरवादी युग में हमारे ठुक गई कि जो हम लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, चमारगिरी जो भी करते थे, बराबर की हैसियत से करते थे, साथ में मिलकर करते थे, उसमें कैटेगरी बन गई, ये नीच है वो ऊंच है। तो 6वीं छाती की कील जो भारतवर्ष ढो रहा है, राजयुगीन और ईश्वरकालीन माने धर्मयुगीन व्यवस्था। धर्मयुगीन कहना ठीक नहीं है, उसको समझ लीजिए ईश्वर क्या कहते हैं उसमें, क्या लिखा है, मैं इसको खोल लेता हूँ। ईश्वरवादी युग, हाँ ईश्वरवादी युग।
ईश्वरवादी युग में आते आते हम ये ऊंच नीच निम्न उच्च का एक छाती की छठवीं छाती की कील ठोंक ली अपने, और आज भी उसको ठोंके हुए है। आज भी है ना वर्ण। जो हमारे यहाँ काम करता है, हमारा हल जोतेगा कोई छूत नहीं, जो बोने जाएगा तो छूत नहीं, काटने जाएगा तो छूत नहीं, मार के घर लाएगा तो छूत नहीं, घर से अनाज धोने जाएगा तो छूत नहीं, अनाज को चक्की में पीसने के लिए रखने जाएगा तो छूत नहीं, और जैसे ही पीस के आया अट्ठाकुराइन का एक लोटा पानी पड़ा तो दूर रहो। इतना शानदार तो क्वांटम फिजिक्स भी नहीं इस सिद्धांत को समझ सकती है। जिसके आधार पर हम खड़े हैं उसी के प्रति घृणा करते हैं। ऐसी संस्कृति को नाश करने के लिए किसी दूसरे को क्यों बुलाना है? ये तो स्वयं में मर जाएंगे, कुछ इंतजार कर लीजिए। ये कील हम ढो रहे हैं। लेकिन संयोग अच्छा हुआ, 16वीं शताब्दी के या 15वीं शताब्दी के आसपास इन तीनों सिद्धांतों को चैलेंज करना शुरू किया। एक कापरनिकस नाम का व्यक्ति हुआ जो बाइबल में लिखा था कि धरती चपटी है, धरती चपटी है, पानी में तैर रही है। इसके सिद्धांत को कापरनिकस ने चैलेंज कर दिया। इसने कहा यह झूठा है, धरती नहीं तैर रही है, ये सूरज का चक्कर लगा रही है। और उसमें क्या लिखा था? सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो जब पहली बार ये कहा कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो उसको पादरियों ने बुलाया और आग में अलाव में जला के भून डाला। उसके भूनने के बाद, जला देने के बाद आम जनता के अंदर रोष आना शुरू हो गया। तो लगभग उसी 40-50 साल के काल में गैलीलियो पैदा होता है, जिसने दूरबीन बना दी कि आओ देख लो। कापरनिकस सही कह रहा था। उसी समय डार्विन आ जाता है। सब लगभग 100 साल के अंदर अंदर बहुत सारे आर्किमिडीज आ जाता है। उसी समय बहुत सारे ऐसे सामान्य व्यक्ति थे ये बिल्कुल, इनको पता ही नहीं था। उसका एक कहानी बताऊंगा आपको। जब डार्विन आया, डार्विन एक बहुत ही सामान्य क्लास का ऐसा बंक मारने वाला लड़का था जिसने कभी बाइबल पढ़ी ही नहीं थी, और वो उधम इतनी मचाता था कि उसके पिता उससे बड़े दुखी थे। तो एक जहाज़ जा रहा था तो उसको कह दिया कि जाओ इस जहाज़ में तुम घूम के आओ। उस समय ब्रिटेन से शिकार करने के लिए अलग अलग कहाँ कौन सा आइलैंड है उससे क्या लूट के लाएंगे, इसके लिए अभियान चला करते थे। तो एक अभियान वाले जहाज़ में इसको बैठा दिया। 5 साल का अभियान था। 5 साल के बाद वो उसको कुछ अलग तरह से दिखाई देने लगा। तो एक विकास का सिद्धांत जो हम लोग आज देखते हैं, एवोल्यूशन थ्योरी के रूप में देखते हैं, वो विकसित हुआ। फिर एक बार में उसको लगा कि अभी पूरा नहीं हो तो दोबारा चला गया वो। हाँ, 2 बार उसने दो अभियानों में गया। अब जब गया तो उसने एक बड़ी सी पुस्तक लिख दी। पुस्तक का नाम आप लोग जानते हैं, स्पेसीज क्या है, वो स्पेसीज करके है उसमें। तो उसका चर्च में ही उसका स्वागत हुआ। चर्च में ही, ब्रिटेन के चर्च में डार्विन को बुलाया गया और वो अपनी नई खोज को प्रस्तुत करेगा। अब न देखिए उसने कभी चर्च बाइबल पढ़ी और न बाइबल वालों ने ये पढ़ी। उसमें पूरे ब्रिटेन के जितने नामी गिरामी लोग थे उसमें चर्च में आते हैं, और वहाँ पर वो विकास के सिद्धांत को बताते बताते जैसे ही कहता है हमारे पूर्वज बंदर थे, तो उस वहाँ की सबसे खूबसूरत वेश्या भी उसको सुन रही थी। वो बेहोश हो गई। वो मानती थी कि मुझको अकेले में ईश्वर ने बनाया है, मेरी माँ भी बंदरिया थी। ये सुन के वो बेहोश हो गई। तो आज भी पूरी दुनिया में डार्विन को माना जाता है ना, ब्रिटेन में सबसे कम अनुयायी हैं अभी। आज भी डार्विन के सिद्धांत को न मानने वाले ब्रिटेन में ज़्यादा लोग हैं। मैं नई बात बता रहा हूँ, इसको सर्च करिए। अब तो आपके पास ChatGPT और बहुत सारी चीज़ें हैं। आज भी ब्रिटेन के सामान्य नागरिकों में अधिक हैं जो डार्विन के सिद्धांत को नहीं मानते हैं।
वो अभी भी बाइबल के सिद्धांत को मानते हैं। बाकी दुनिया के हम लोग मानते हैं, वो नहीं मानते अभी। तो वो बेहोश हो गई और डार्विन को माफ़ी मांगना ये सब करना पड़ा। सबको इतिहास पता है कि ट्रिक से वो कहाँ पर अमेंड करो तब ये प्रकाशित होगी, बहुत सारा झंझट झेला है उसने। तो उस एक चैलेंज उभरने लगा, लेकिन इतना तथ्यात्मक प्रमाण आ रहे थे कि जनता धीरे धीरे इन तथ्यों के साथ खड़ी हो गई और राजाओं को कह दिया कि यदि तुम इन बाइबल के और सब जगह धार्मिक लोगों के साथ में रहोगे तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, मार डालेंगे। कई राजा मारे भी गए उस बीच में। राजा घबरा गए और राजाओं ने इन चर्चों का आदि का साथ छोड़ दिया और जनता के साथ आ गए। तो और डार्विन ने चैलेंज क्या किया? ये कहते थे कि ईश्वर ने बनाया है इस धरती को। वो कहते थे नहीं, ये परमाणुओं से बना है। एक उसी समय डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म नाम का एक नया सिद्धांत आया, हीगेल ने दिया इसको। हीगेल ने डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म का सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत दिया। और जो ये डार्विन था, जो क्या नाम था इसका बताया अभी, वो गैलीलियो और बहुत सारे विचारक जो पैदा हुए थे, इनके सपोर्ट में वो दार्शनिक सिद्धांत हीगेल का आ गया। उसने कहा कि ये सब सिंथेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस इस तरह से एक रचनाएं होती हैं। परमाणुओं में दो प्रकार का संघर्ष है, एक उसके अंदर का संघर्ष है, एक दो परमाणुओं के मध्य का संघर्ष है। इसको डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म कहते हैं। इस संघर्ष का परिणाम है इस धरती का पैदा होना, और एक बड़े धमाके के साथ ये पैदा हो गई। जैसे ही ये सिद्धांत आया तो सब कुछ हिल गया। उसके प्रूफ आने लगे, उसके प्रूफ में बहुत सारे वैज्ञानिक उतर आए। दूसरा, ये क्या कहते थे, धरती इसको चला रही है। वो कहते हैं नहीं, इसको कोई नहीं चला रहा है, ये अपने आप से चल रही है। तीसरे सिद्धांत पर दोनों सहमत हैं। ये कहता है कि ये धरती एक दिन जब ईश्वर चाहेगा मार देगा। वैज्ञानिक भी इस बात पर सहमत है, हाँ, दूसरे धमाके के साथ ये खत्म हो जाएगी। तो इस धरती के प्रलय के तरीके में डिफरेंस है, लेकिन प्रलय को दोनों मानते हैं। और जैसे ही ये वैज्ञानिक डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म नाम का सिद्धांत आया, परमाणु सिद्धांत आया, और यह इस संघर्ष आया। ये क्या है? आपस में संघर्ष है। तो संघर्ष से ही ये पूरी दुनिया चल रही है ना। और बहुत जो प्रचलित सिद्धांत थे जिनको चैलेंज किया, तो जैसे हमारे यहाँ कहते थे कि धरती को शेषनाग उठाए है, और हमारे यहाँ तो अभी भी गुजरात में शेषनाग उठाए हैं। गुजरात वाली धरती को नहीं उठाए। क्लासरूम में बता देते हैं कि नहीं उठाई, गोल गोल है, घूमती है, लेकिन घर में आते ही वो शेषनाग ही उठा लेता है। जहाँ मुरारी बापू बोल देंगे, जहाँ आसाराम बापू बोल देंगे, तो गुजरात को तो मानना पड़ेगा। हमारे बापू कैसे झूठ बोल सकते हैं? वो तो लिखा है, धनुष उठाते समय अगर लक्ष्मण ने जबरदस्ती धरती को थाम ना लिया होता, शेषनाग है ना वो, तो ये खत्म हो जाती। लिखा है, ये पढ़ते हैं आप लोग सब भाई, पूरे देश को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे जो मौलिक सिद्धांत थे उनको आया। और दूसरी बड़ी बात हुई, इसके सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तीनों निष्कर्ष अलग निकलने लगे। तो राजनैतिक निष्कर्ष क्या निकला? मैकियावेली नाम का एक व्यक्ति पढ़ा, और जो रोम में बहुत अराजकता हो गई। एक एक राजा के पास 200 रानियाँ, 150 रानियाँ। अब हर रानी के लड़का, अब हर लड़का क्लेम करेगा मैं राजा का लड़का। तो आपस में उनके बहुत षड्यंत्र होने लगे। षड्यंत्र से आजिज आ गई पूरी जनता और बगावत के उसमें उतर आई। तो मैकियावेली नाम के एक व्यक्ति ने द प्रिंस नाम की एक पुस्तक लिखी। उसमें एक इस संभावना के बारे में लिखा, अरे भाई, जनता से भी तो चुन के राजा आ सकता है, कोई ज़रूरी है रानी के गर्भ से पैदा हो। जनता को ये बात समझ में आ गई, और वहाँ पर पहली बार रोम में इस बात का प्रयोग किया गया कि जनता से चुन के प्रतिनिधि आने लगे। राजा नहीं आने लगा, प्रतिनिधि आने लगे। फिर वो प्रतिनिधि राजा का चुनाव कर लेते थे। लेकिन एक छोटा मोटा प्रयोग शुरू हुआ। फिर फ्रांस में क्रांति हुई। फिर इसके बाद इसका अमली जामा
अमेरिका ने पहना दिया अपने यहाँ संसदीय करार प्रणाली का। 1872 में पहली बार अमेरिका की संसद बन गई और वहाँ पर जनता से ही चुनकर लोग पहुँचने लगे। अब्राहम लिंकन का आप सब जानते ही होंगे। जनता से ही चुनकर लोग पहुँचने लगे, जनता के लोग पहुँचने लगे, जनता के लिए काम करने लगे और इसको क्या कहते हैं, जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा लोकतंत्र बन गया। लेकिन ये लोकतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। अभी क्या होता था, ये वर्टिकल ही है। ऊपर राजा रहेगा, नीचे प्रजा रहेगी, उसके सपोर्ट करने वाले लोग रहेंगे हमको कंट्रोल करने के लिए। उत्पादक वर्ग आज भी प्रजा ही है। अब यहाँ से जो व्यक्ति चुन के जाता है, चाहे जितने सीधे साधे आदमी को चुन के भेजिए, वो हमारे साथ राजा जैसा व्यवहार करता है कि नहीं करता है। तो अभी मानव जाति को ये देखना है कि जो वर्टिकल पॉलिटिकल सिस्टम जो राजयुग की देन है, आज भी हम नहीं बदल पाए हैं, उसको अभी बदलना है। उसको कैसे बनाना है, हॉरिजॉन्टल बनाना है, उसको डिसेंट्रलाइज पावर का बनाना है, उसको कंट्रोल करने की मानसिकता से स्टेटलेस करना है, आदमी को स्टेटलेस करना है। ठीक। दूसरा सामाजिक प्रयोग क्या हुआ उसी सिद्धांतों का। हाब्स नाम के एक वैज्ञानिक ने सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी लिख दी। तो वो कहता है आपस में संघर्ष ही है सब जगह, कोई रिलेशनशिप नहीं है। पति पत्नी के बीच में संघर्ष, माँ बेटे के बीच में संघर्ष, सब जगह संघर्ष है। और हम आपस में जब जुड़ने के लिए आते हैं तो केवल हम कांटेक्ट करते हैं एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए। वो कार्य पूरा हुआ, हम अलग हुए। और यूरोप में आज भी वही चल रहा है। आज तक वहाँ पर परिवार नहीं बना है। यूरोप अभी परिवार नहीं बना पाया है, क्योंकि वो स्त्री पुरुष के आपसी संबंधों में क्या किसकी जिम्मेदारी है और किस पर्पज से मिल रहे हैं, वो पर्पज ही स्थापित नहीं हो पाया है। ठीक है। तो हाब्स आ गया समाजशास्त्र के लिए, समाजशास्त्र की थ्योरी दे दी। आज हम जो पूरे क्लासरूमों में और जिस वजह से हमारे पूरे विश्व में, क्योंकि लेखन तो पूरा यूरोप का किया हुआ है, वहीं से आया है, और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस इतिहास भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ना तो हमने इतिहास लिखा है, ना तो हमने कोई समाजशास्त्र लिखा है, ना तो हमने राजनीति शास्त्र लिखा है, ना हमने अर्थशास्त्र लिखा है। तो हमारी जितनी समाजशास्त्र की विधाएं हैं वो सब की सब यूरोप की लिखी हुई बच्चे पढ़ के आते हैं और अपने ही माता पिता और संबंधों के ऊपर शंका करते हैं। अब बहुत ज़्यादा भीड़ लगने लगी है। अब अपने बाप को, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने में कोई संकोच, काफ़ी लोग हो गए, संख्या माने कितने प्रतिशत हो गए होंगे, अब हो गए ना, प्रतिशत में अब हो गए होंगे, प्रतिशत में नहीं हुए होंगे लेकिन हो जाएंगे। पर्याप्त संख्या है वृद्धाश्रम में, माने सरकार को वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं भाई। ये भी तो एक दबाव है ना। ये परिणाम किसका है, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी का, जहाँ पर और क्या रिलेशनशिप बेस्ड, जबकि हम क्या कॉन्टैक्ट करते हैं, माँ बाप का हमारा कॉन्टैक्ट है क्या, बाप हमारे लिए, माँ हमारे लिए। मैंने तो ये देखा है हिंदुस्तान में 40 से 50 साल के बीच का एक भी आदमी माँ बाप नहीं पाएंगे, अगर वो शहर में नहीं रहते हैं तो, जो अपने बच्चों के लिए नहीं जी रहे हों। अपने लिए बेचारे जी ही नहीं रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, बच्चों के लिए मरना, पूरा का पूरा जीवन माताएं अपने बच्चों के लिए दे रही हैं। जैसे ही बच्चों की शादी हो जाती है, उनका कुढ़न देखिए कि वो एक तरह से वो कार्यक्रम विहीन हो जाते हैं। माँ बाप नहीं हो जाते, वास्तविकता ये है। और हम पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों को। तो हम तो अभी समाजशास्त्र भी नहीं लिख पाए। इसी तरह अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में एक माल्थस नाम का व्यक्ति हुआ, पहला अर्थशास्त्री माना जाता है, जिसने एक सिद्धांत दे दिया कि जनसंख्या में गुणात्मक वृद्धि हो रही है और संसाधनों में संख्यात्मक। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि इस धरती के मानवों के लिए इस धरती के संसाधन पूरे नहीं पड़ेंगे। तो क्या किया जाए, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जाए। तो वही जो लालच, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में संघर्ष है, लालच के रूप में अर्थशास्त्र में स्थापित हो गया। और लालच और शोषण पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है ना। किसी देश की प्रगति क्या है, उसने अपने प्राकृतिक संसाधनों का
जितना से ज़्यादा शोषण किया। तो फिर 1970-80 के आसपास एक बहस चल पड़ी कि शोषण शब्द ठीक नहीं है, शब्द ठीक नहीं है, शोषण की क्रिया ठीक है, शब्द ठीक नहीं है। तो क्या किया जाए, दोहन किया जाए, जैसे गाय दूहते हैं, शब्द बदल रहे हैं, पढ़ा अभी भी वही रहे हैं। अपने प्राकृतिक संसाधनों को जो देश जितना ज़्यादा शोषित कर लेता है उतना ज़्यादा विकसित, जो नहीं कर पा रहा है वो अल्प विकसित। और सुनिए, जितने विकसित देश हैं अपने देश के खनिज को नहीं खोदते हैं, दूसरे देश से खरीदते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ से गिट्टी चाइना जाती है? नहीं पता होगा, कबरई से जाती है चाइना। तो बाकी खनिज का क्या नहीं जाता होगा, मैं तो एक छोटी सी चीज की बता रहा हूं। तो पूरे जितने विकसित देश हैं वो ऐसे खनिज अपने देश के भंडारों को बचा के रखते हैं, और अल्प विकसित देशों के अलग प्रकार का अर्थशास्त्र पढ़ा के उस देश में बुखार चढ़ा देते हैं लाभ का, और लाभ के बुखार में हम अपने ही देश के संसाधनों को तोड़ के, अभी तो देखिए ना वो क्या एक बड़ा मुद्दा फंस गया है, वो अरावली वाला। हाँ, हालांकि एक शुभ सूचना है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने विड्रॉ कर लिया है, विड्रॉ के लिए। तो हम अपने संसाधनों को लूट रहे हैं। हमारे वहाँ का जामनगर द्वारका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बॉक्साइट मिलता था, पूरा खोद के स्टीमरों भर के बेच दिया। अभी वहाँ कुछ भी नहीं है ना, वहाँ कच्छ में आ रहे हैं, वहाँ है ना। जब हम लोग मरेंगे तो उसी में डाल के फिर पूर दिया जाएगा, तो हम ही बॉक्साइट बन जाएंगे। फिर दो अगली पीढ़ी के लिए वो हमको खोद के निकाल लिया करेंगे, इसीलिए तो गड्ढे बनाए गए। ठीक है ना, बहुत होशियार सरकार है हमारी यहाँ, उसका क्या विरोध करना भाई। ठीक, तो इस तरह से तो विज्ञान युग आने के बाद, ये विज्ञान युग आ गया, तो हम राजयुग से, और विज्ञान युग का अब किसानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, अब सारे हमारी वंश, पशुओं के वंश गड़बड़ा गए, सारे बीज गड़बड़ा दिए इन्होंने, सारे बीज वंश और हाँ मिट्टी को भी खराब कर दिया। तो सब चीज, पानी भी खराब कर दिया, पानी की अप्रचुरता हो गई, समय से पानी नहीं बरसता। लेकिन इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते ये लोग, वो कहते हैं हम इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं मानते इस बात को। तो हमारे पूरी उसको माने प्रकृति को, जिसके आधार पर पूरी खेती होती है, इसको बिगाड़ डाला। आज आपके पास प्योर देसी गाय ढूंढनी मुश्किल पड़ जाएगी, प्योर देसी बीज। अच्छा, बीज कैसे बना होगा, हमारे पुरखों ने कितने परसिवरेंस के बाद, वो ग्राम युग में ये बताना भूल गया मैं, ग्राम युग छोटा मोटा युग नहीं है, उसमें पुरखों ने जुताई के तरीके, खेत को उपजाऊ बनाने के तरीके, बैलों को, ऊँटों को, गधों को, घोड़ों को अपने कृषि योग्य बनाने के तरीके विकसित करने में हजारों लाखों पीढ़ियां लगाई हैं। इसमें कितना बीज कितने एरिया में बोया जाएगा, कौन कौन सा बीज बोया जाएगा, ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये सारा काम कर चुके थे। और हम इन वैज्ञानिक में आते आते अपने पुरखों के उस पूरे संग्रह को, पूरे खजाने को ख़त्म कर दिए। आज आपके पास एक भी बीज नहीं है दिलू भाई, ढूंढ लीजिएगा कच्छ के पुराने बीज, अगर 2-4 भी पा जाइएगा तो बताइएगा। तो विज्ञान युग में हमसे क्या छीन लिया, हमारे पुरखों की पूरी कमाई, हमारे पुरखों के द्वारा जो खेत उपजाऊ बनाए गए थे वो छीन लिए, हमारे पुरखों के द्वारा जो बीजों का, बहुत प्रकार के बीजों को बचाकर पीढ़ी दर पीढ़ी लाते हुए हम तक पहुंचाया गया था वो छीन लिया, हमारे पुरखों के द्वारा जो बैलों को, ऊँटों को, गधों को, हाथियों को के माध्यम से जो खेती करने के तरीके विकसित कर रहे थे वो छीन लिया। अब कोई हल बैल से खेती करने वाला न रह गया होगा, अब गांव खाली हो रहे हैं उनसे। और इसका अब आदमियों, बैल तो छोड़िए, आदमी नहीं है उसको करने लायक। धीरे धीरे कृषि यंत्र सब बदल जाएंगे, बदल गए, जोत मिट्टी इतनी कड़ी हो गई है कि बैल जोत भी ना पाएंगे। हम फिर उसी युग में पहुंच गए हैं जिस युग में पाषाण काल में पहुंच गए हैं। ये हमने प्रगति की है कि अवनति की है, अपना देख लीजिए। तो विज्ञान युग ने हमको पुनः कहाँ से, किस जंगल से निकले थे हम, पेड़ पौधों के जंगल से, कहाँ भिज गए, पत्थरों के जंगल में, शहरों में, बड़ी बड़ी हवेलियों में,
ये भी एक जंगल है ना इनका। उस जंगल से निकल के इस जंगल तक की यात्रा किसने करवा दी? विज्ञान युग में। और किन परिणामों के साथ में हम खड़े हैं अब हमारे पास समाज टूटा हुआ। गांव में कोई बुजुर्ग और बच्चों के अलावा आदमी नहीं मिलेगा। सारे नवयुवक शहरों में, शहर ओवर क्राउडेड। सामाजिक स्थिति ये हो गई। दूसरा स्थिति क्या है? पूरी धरती का पानी असंतुलित, पूरी धरती की वायु लेने लायक नहीं। AQI देख लीजिए आप, पूरी धरती में है, केवल ऐसा नहीं कि भारत में है, और पूरी धरती की टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। इन 3 रूपों में हमारे सामने सब कुछ खड़ा है। अब हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं। क्या हम ऐसे जीना चाहते हैं? क्या मानव सब कुछ जानने, जानकर जीने, जीकर तृप्त होने के लिए पैदा हुआ था? क्या हम तृप्त हुए? तो कहाँ खड़े हो गए हम? तीन महाप्रश्नों के सामने। स्त्री पुरुष के बीच के संबंध को हम स्थिर नहीं कर पाए, अमीरी गरीबी की खाई को पाट नहीं पा रहे हैं, और तीसरा प्रकृति का दोहन शोषण कर रहे हैं। इन 3 महाप्रश्नों के सामने उसका नतीजा हम बीमार हैं। हम कुछ भी कमाते हैं अस्पतालों के लिए, अस्पतालों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है, न्यायालयों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। न्यायालयों की संख्या बढ़ना, अस्पतालों की संख्या बढ़ना किसी समाज का प्रगति का मानक नहीं है। हम कर रहे हैं। क्या हम ऐसा करना चाहते हैं? यदि नहीं करना चाहते हैं तो एक बहुत सुंदर प्रस्ताव आया है, उसका नाम है सह अस्तित्ववाद। सह अस्तित्ववाद हमें बताता, इसके प्रणेता हैं श्री ए. नागराज। यह कॉन्क्रीट रूप में 2000 के आसपास हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, अपनी पूर्णता के साथ में आया तो प्रस्ताव 1970 के आसपास, लेकिन उसके प्रयोग करते करते जिस रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं उस रूप में प्रस्तुत होने के लिए 2000 के आसपास आया। और सह अस्तित्ववाद का मूल सिद्धांत है कि यह संसार ईश्वर और शरीर पदार्थ दोनों के संयोग सह अस्तित्व से बना है। ईश्वर में संपृक्त होने के कारण इसमें ताकत है, और एक निश्चित योजना के लिए इसमें प्रगति है, एक निश्चित पड़ाव के लिए, एक निश्चित अर्थ के लिए इस पदार्थ में प्रगति है। और यह दोनों साथ साथ हैं। इसमें एक विकास क्रम है। परमाणु आपस में मिलकर जो बहुत सारी रचनाएं करते हैं, उस रचनाओं में पदार्थ से, प्राण से वही विकसित होकर जीव अवस्था और मानव के शरीर बनते हैं। एक दूसरा इस परमाणु में विकास होता है। परमाणु अपने आप में भार बंधन से मुक्त होकर आशा विचार बंधन से युक्त हो जाता है। ऐसा परमाणुओं के द्वारा गठित शरीर को चलाने लगता है, और यह छोटे छोटे जीव जंतुओं को शरीरों को चलाते चलाते जब शरीरों से बड़ा हो जाता है, शरीर से बाहर फैलकर जीने की उसकी क्षमता विकसित हो जाती है, अर्थात भावनात्मक रूप से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, शरीर उसके लिए छोटा पड़ने लगता है, तब तक एक मनुष्य शरीर गठित हो जाता है। मनुष्य शरीर में क्षमता है कि वह भावना को भी अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। भावनात्मक रूप से कितना विशाल होना चाहता है? इस पूरी पृथ्वी तक विकसित होना चाहता है। यह पूरी मानव जाति एक और पूरी धरती एक के आधार पर अपने पूरे जीवन शैली को खड़ा करना चाहता है। तो अभी तक का अगर हम देखते हैं तो पाएंगे कि मनुष्य जाति ने कितनी यात्रा कर ली है इस विकसित अवस्था, जागृति अवस्था के लिए। क्या क्या कर लिया है? तो आहार, आवास, अलंकार का माने शरीर के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। शरीर के लिए कपड़ा, मकान, रोटी आदि का बहुत सारा प्रबंध है। आज भी बंद कर दिया जाए तो अगले सैकड़ों साल के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा पार्ट उसका खाली है, जिसको न्याय कहते हैं। आपस में कैसे रहें ये नहीं जान पाया है। इसके लिए वो लगातार अभी पीड़ा में है। तो
न्याय माने जीवन क्या चाहता है, शरीर का पूरा हिस्सा हो गया है, तो न्याय जब हम जिस परिवार में पैदा होते हैं उस परिवार के संबंधों में को प्रयोजन के अर्थों में सजा पाते हैं तो न्याय घटित हो पाता है। अभी हम परिवार के साथ कैसे जीते हैं? जैसे पशुओं के परिवार जीते। पशुओं के परिवार और हमारे परिवार में क्या डिफरेंस है? हम परिवार को प्रयोजन के अर्थों में सजा पाते हैं, तब न्याय घटित होता है। प्रयोजन क्या है? समाज में भागीदारी के लिए परिवार को तैयार करते हैं। और पशु किस स्तर तक? उनको कपड़ा पहनाना, खाना खिलाना, उनका शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए ये पशु भी करते हैं और मनुष्य उससे ज़्यादा बेहतर कर लेता है। इतने भर में कोई तृप्त नहीं होता है, तो केवल चाटा चूमी, एक दूसरे को की बात मानना, यहाँ तक परिवार नहीं है। परिवार न्याय, परिवार का मतलब प्रयोजन के अर्थ में हमारे संबंधों को, रिश्तों को, जैसे पति पत्नी के संबंध कब सधते हैं? जब एक प्रयोजन होता है बच्चे को पालना। बच्चे की पालने की क्रिया कैसे शुरू होती है? माँ जन्म देगी, स्वाभाविक रूप से पोषण क्रिया करेगी, लेकिन कितनी दूर तक समाज में उसको फैलना है ये कौन बताएगा? तो बाप का काम है ये। तो बाप कितनी दूर तक बच्चे का फैलाव करता है? अगर उसने अखंड समाज तक नहीं किया, मान लिए उसने कहा कि तुम अपने घर के लिए भर जियो, तो वो एक संकीर्णता में रह गया। ऐसे बेटे अपने बाप का कभी सम्मान कर नहीं पाते हैं। आज तक पूरे इतिहास में आपने किसी राजा के लड़के को अपने बाप के प्रति कृतज्ञ होते देखा है? कितने बापों का कत्ल किया गया है? ठीक है ना, सब कत्ल होते हैं। क्यों कत्ल होते हैं? क्योंकि बाप का काम था उसको अखंड समाज मानसिकता विकसित करना, पूरी दुनिया के साथ कैसे जीऊं इसके लिए उसको तैयार करना था, नहीं कर पाया, सीमित कर दिया, पशु पक्षी की तरह बना दिया कि समाज को लूटो, घर को भरो, समाज में सबसे बड़े बन जाओ। आज तक कोई बड़ा बना? दूसरा उदाहरण, कोई ऐसे नोबल काज करने वाले व्यक्ति के लड़के को आपने बाप का विरोध करते देखा है? जिसने अपने देश के प्रति, समाज के प्रति अपने तन मन धन का अर्पित किया हो, वो अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ होगा? कभी नहीं होगा। तो प्रयोजन के अर्थों में संबंधों को सजाना, तो बाप की भूमिका वहीं पर गड़बड़ा गई। हम भी कभी बाप बनेंगे? हम भी अगर ऐसे ही कर देते हैं तो हमारे साथ भी वही होने वाला है। तो संबंधों के माने मानव का न्याय क्या है? पर्पज के अर्थ में संबंधों को सजाना। और पर्पज क्या है? अखंड समाज मानसिकता। जीना कितने में है? जितने में हमारा भी काम है। मान लीजिए हम गांव में जीते हैं तो गांव में उदारता पूर्वक जिएंगे, मानसिकता में अखंड समाज रहेगा हमारे। ये जीवन का संपूर्ण आयाम है जीने का। तब न्याय घटित होता है और तभी धर्म व्यवस्था में भागीदारी के लिए संवेदनशील लोग पैदा होते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस बात से प्रमाणित होता है कि हम जीवन के किस आयाम तक जी रहे हैं। तो यदि हम प्रकृति में संतुलन को बना पाते हैं तभी हम मानव जीवन के पूरे आयाम में जी पाते हैं। ये आवर्तनशील खेती का आपने विस्तार से देखा ही है। इसमें क्या बताया गया? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और सभी मानव जाति जब परस्पर पूरकता पूर्वक रहते हैं तभी इस धरती में स्वर्ग होगा, तभी हम सब समृद्ध होंगे। धरती सदा सदा के लिए फलवती रसवती बनी रह पाएगी निरंतर। और जो पहले, तो यहाँ पर क्या हो गया? ईश्वरवादियों ने क्या सोचा कि यह सब नष्ट हो जाएगी, और इन्होंने भौतिकवादियों ने भी इस बात पर सहमत हो गए कि हाँ, इसको नष्ट हो जाना है। हम सहअस्तित्ववाद क्या कहते हैं? यह सदा सदा शाश्वत है। हम कैसे परिकल्पना कर सकते हैं कि यह नष्ट हो जाएगी, जबकि हमारे पुरखों के द्वारा तो बढ़िया सजी सजाई धरती मिली।
हमने पैदा किए हैं क्या कि कितने प्रकार का अनाज खाना है, आज नाश्ते में पोहा बनेगा, कल नाश्ते में दलिया बनेगा, परसों नाश्ते में अमरूद खाएंगे, फिर सेव खाएंगे। हमने पैदा किया? कहाँ से आया ये? पुरखों ने दिया। हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि इसका नाश होना है? हमारा कर्तव्य, जैसे हमसे पुरखों ने बढ़िया सजी सजाई गोबर की खाद पड़ी हुई खेती मिली थी, हमारा कर्तव्य है बच्चों को वही खेती दे के जाएं। बंजर और ऊसर जमीन दे के जाएंगे और फिर बच्चों से सोचेंगे कि हमारा सम्मान करेंगे। बिल्कुल विरोधाभास है भाई। पुरखों ने जो सजी सजाई धरती दी थी, हमारा कर्तव्य है कि अपने बच्चों को देके जाएं और उसको सिखा के जाएं। हमने उसको खेती से अलग कर दिया, जाओ बेटा पढ़ाओ। अब जब वो पढ़ने जाता है तो देखिए, एक जगह से दूसरी जगह तक कोई आदमी जाता है, उसको वहाँ मकान बनाना है, अपने बच्चों का पेट पालना है, उसको जो कमाई करता है उसी में सब लग जाता है। अब बाप को कहाँ समाए वो? और खेती में जब सब मिलजुल के करते हैं उसमें सब समा जाते हैं। तो वो बेचारा अपना घर बनाने में लगा हुआ है। अब बाप उसी समय बाप रिटायर हुआ, पहुंच गया, तो कहता है यार ये अच्छा बोझा आ गया हमारे लिए। तो कहता है भैया वृद्धाश्रम चले जाओ यार, हम तुमको पालें कि इसको पालें। तो कहता है तुम नालायक हो। तो उसने कहा भैया रास्ता तो तुम ही बताए थे कि जाओ खेती छोड़ के चले जाओ, रास्ता तो तुम ही ने बताया था। हम चाहे लायक हैं या नालायक हैं, इसकी जिम्मेदारी तो आप भी ले लीजिए। होता है, यही होता है कि नहीं होता है? हो ही रहा है। हम अच्छा खासा जिन बच्चों के साथ में रहने में, उनके साथ बैठ के खाना खाने में, उनके साथ गप लड़ाने में मजा आता है, अच्छा लगता है, उनको हम कह देते हैं बाहर जाओ, और अकेले पड़े पड़े सड़ते रहते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। देख लो क्या तमाशा है ये, कैसे फंसे हुए हैं। तो आवर्तनशील खेती से हम धरती के स्वर्गत्व को लगातार बनाए रख सकते हैं। यह आप सबने इसको देखा ही है, किस प्रकार इसके साथ व्यवहार करने हैं, किस प्रकार से इस संतुलन को बनाए रखना है। और यदि मैं समृद्ध हुआ तो क्या होगा? यदि कोई समृद्ध होता है तो उसका क्या प्रमाण आता है? हम क्या कर रहे हैं यहाँ? अपने आप जिसके पास जो होता है बांटता है। यदि मैं समृद्ध हूं तो इस बात में ही प्रमाणित होऊंगा कि मैं दूसरों को समृद्ध होने के लिए किस तरह से लगातार, जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाने के लिए लालायित रहती है, ऐसे ही समृद्ध आदमी दूसरे आदमी को समृद्ध बनाने के लिए लालायित रहता है कि एक एक आदमी तो समृद्ध हो तो धरती का भार घटे। एक आदमी जैसे ही समृद्ध होता है तो धरती का भार घटता है। अभी वो धरती का बोझा है। एक एक आदमी को धरती नहीं संभाल, एक एक आदमी की इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं कि वो पूरी धरती को अपने घर में भर लेना चाहता है। अब बताओ बेचारी कितना लड़ रही है धरती। और समृद्ध आदमी क्या करता है? ऐसे बांटता है, तुम भी खड़े हो जाओ, अपने पांव खड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ, समझदारी के साथ रहो। तो समझदारी के साथ रहने से, जैसे एक आदमी समझदार होता है तो क्या होता है? मान लीजिए वो 10 बीघे का या 100 बीघे का काश्तकार है। जैसे ही समझदार होगा तो क्या होगा? 100 बीघे के छोटे छोटे जीव जंतुओं को मुक्ति मिल जाएगी बार बार डीएपी यूरिया डालने से। 100 बीघे के पेड़ पौधे जो बार बार बेचारे उगना चाहते हैं वो मार डालता है ट्रैक्टर चला के, उनको मुक्ति हो जाएगी, कुछ उनको भी जगह मिल जाएगी। जो पशु पक्षियों को भगाता है बार बार, वो मुक्ति मिल जाएगी, कुछ वहाँ रुकेंगे। तो पूरी धरती आराम महसूस करती है, पेड़ पौधे आराम महसूस करते हैं, पशु पक्षी आराम महसूस करते हैं, चिड़ैया चुनमुन आराम महसूस करता है, पड़ोसी आराम महसूस करते हैं। अब पड़ोसी से उसका कंपटीशन नहीं है, सवेरे सवेरे हंसते हुए मिलता है और उससे चुपचाप कहीं कमी होती है तो चुपचाप पीछे से उसको पूरा करता है। मैं एक शेयर करूं आखिरी में। एक सज्जन थे, हमारे रिश्तेदार हैं। वो गांव में कोई बारात आई, शादी बिचरे, तो बहुत सामान्य काश्तकार थे, वो बहुत बड़े काश्तकार नहीं थे। तो वो चुपचाप, उसके बेटिया की शादी तय हुई है तो अपने घर में 1-2 टीन घी, 1-2 बोरा शक्कर, बोरा 2 बोरा आटा, बोरा खांड दाल चावल सब चुपचाप रख लेते थे। और जैसे ही बारात कितनी आ रही है, उसको बहुत अनुभव था, चुपचाप जाता था और कहीं कमी ना पड़ जाए चुपचाप वहाँ पहुँचा देते, लेने के लिए नहीं,
अरे यार मेरे यहाँ सड़ रहा है, रखे रखे इसको ले लो, कि कमी ना पड़ जाए। ये भी जीवन है, ये बड़ापन है। इस तरह अगर हम गांव में काम आने लगे एक दूसरे को, कौन रोक सकता है हमारे गांव को स्वर्ग होने से? एक आदमी शुरू हो जाता है तो उसकी चेन उसकी प्रतिक्रिया में वो करता है, फिर उसकी अभी छीना झपटी है, फिर चुपचाप उसको हम नीचा नहीं दिखाते हैं, चुपचाप सपोर्ट करके चले जाते हैं ना लेने के लिए। और कमाते समय अपनी डाल लेते हैं कि भाई हम कम में कर लेंगे, लेकिन हमारे पास ये 10 लाख रुपया चुपचाप रखा रहेगा, ये मदद के लिए ही है, बस काम खत्म, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा ऐसा। और गांव में अगर शुरू हो गया तो कैसे होगा? ये स्वर्गत्व है, यही देवत्व है, यही धरती में स्वर्गत्व, मनुष्यों में देवत्व और धरती के स्वर्गत्व का लक्षण है। धन्यवाद। आखिर में एक अपील है, आज की तारीख में विज्ञान ने, इंटरनेट ने सिद्ध कर दिया है कि पूरी धरती एक है, मानव जाति एक है। अब आपके पास कोई तर्क नहीं है कि हम जाति, धर्म, भाषा, लिंग, देश, ये सब काल्पनिक सीमाएं हैं। भाषा, संप्रदाय, ये सब काल्पनिक हैं। इस आधार पर नवयुवकों को बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। पूरी मानव जाति एक है, पूरी धरती एक है और हम जिम्मेदार हैं। कोई दूसरे ग्रह से आके हमारी धरती को सजाने आने वाला नहीं है। इस संकल्प के साथ धन्यवाद। ठीक।